अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे पास ग्रेविटेशन था उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में आज की वीडियो के टाइटल पर क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना वो एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें आपके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं प्रॉपर, और उनको आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं अक्सर ही। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। 5.2 हमारे पास क्वेश्चन है आपकी बुक पे। व्हाट इज मीन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसने पूछा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या मतलब होता है। तो बच्चों आपने बताना है कि हमारी इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इन आवर यूनिवर्स every body attract every other body with the force of attraction. This force is called force of gravitation. तो ये आपने डेफिनेशन लिख देनी है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 5.3। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट्स यू। कहते हैं कि क्या आप अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका आंसर है बच्चों हम दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, वो है एक्शन फोर्स, और रिएक्शन के तौर पे हम अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, विद सेम फोर्स। ओके, व्हिच वन इज अट्रैक्टिंग विद अ लार्जर फोर्स। कहते हैं कि कौन ज्यादा लार्जर फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों आपने लिखना है कि अर्थ जिस फोर्स के साथ हमें अट्रैक्ट करती है और हम जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं वो दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं 5.4 शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का क्या मतलब होता है। तो आपको जब हम लोगों ने सेकंड लेक्चर पढ़ाया था उसमें हमने कहा था कि जो अर्थ होती है वो अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये अर्थ के फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो अब अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, नीचे को अपने सेंटर की तरफ। ओके, अब चाहे ये डाउनवर्ड आए, अर्थ के करीब आए, फिर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इस पे लगेगा। अगर ये अर्थ के सेंटर से दूर जाए, ठीक है, तो फिर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इस पे लगेगा और इसकी स्पीड को कम कर देगा। तो इस वजह से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अर्थ की, वो दोनों केसेस में लगती है, चाहे बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में हो या ना हो। ओके बच्चों, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह इसका आंसर करना है। बाकी अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Why earlier scientists could not guess about the gravitational force। कहते हैं कि जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उनको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्यों नहीं पता था। तो उसकी रीजन यही थी बच्चों कि चूंकि मैं अगर बात करूं न्यूटन से पहले की, आज से तकरीबन 300-400 साल पहले की, तो अर्लियर साइंटिस्ट को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता था क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ वीकर फोर्स, ये बहुत वीक फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका मास बहुत कम है। जब उनका मास बहुत कम है तो वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं वो बहुत वीक होती है, ठीक है। ओके, तो इसलिए आपने लिखना है कि जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, पहली बात ये है कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज था, उनके पास नॉलेज की कमी थी, एंड लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी वो चीज़ों को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आपने लिखना है बच्चों इसमें इस क्वेश्चन में कि हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो उसको हम नोटिस नहीं कर पाते, इस वजह से जो है ना वो जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उनको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता था। आगे हम
क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5.6, जिसमें उसने पूछा है कि हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कुछ इस तरह से करना है कि चूंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा उसके सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। ओके, तो जिसकी वजह से वो हर अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, चाहे ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में हो या ना हो, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे को आए या ऊपर को जाए, एक ही बात है, दोनों केसेस में अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। तो आपने लिखना है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ always act toward the center of earth, ठीक है, whether the body is in contact with earth or not, चाहे बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में हो या ना हो, ठीक है। so we can say that the gravitational force of attraction of earth is a field force। okay, आगे हमारे पास है 5.7 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को भी आपने डिफाइन करना है कि ये क्या होती है। तो जो आपको इस टॉपिक में पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। अच्छा, फर्ज किया हमारे पास ये एक मैस है, ये एक यूनिट मैस है, इसका मैस आप 1 kg भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस 1 kg मैस पे अर्थ कितना फोर्स लगा रहे हैं अपने सेंटर की तरफ, ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपने लिखना है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट mass, the force of attraction of earth acting on a unit mass is called the gravitational field strength। ओके बच्चों, और आपने बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होता जाता है जैसे ही हम अर्थ के सेंटर से दूर जाते हैं, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ becomes weaker and weaker as we go farther from earth। ओके, तो ये भी आपने लिखते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5.8 करते हैं, why is law of gravitation important to us, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों उसकी रीजन ये है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका यूज करके हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ाया है। उसके अलावा बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम मास ऑफ अर्थ भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको जो है ना वो हमने मास ऑफ अर्थ वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, g r² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। ओके बच्चों, ठीक है, इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का मामला है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन द मास ऑफ अर्थ बी डिटरमाइंड, यानी आगे बच्चों हम डिस्कस करते हैं 5.9 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करें। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, फर्स्ट लेक्चर आप देख लें। आपने क्या करना है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उस पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 9 फिजिक्स लेक्चर्स के नेम से। वहाँ पे आपको जो पहला लेक्चर मिलेगा उसको आपने देख लेना है, जिसमें मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, ये क्या होता है, तो आपको समझ आ जाएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं 5.10, हाउ कैन द मास ऑफ अर्थ बी डिटरमाइंड। तो बच्चों ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, यानी 5.9 और 5.10 जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं जब आप हमारी प्लेलिस्ट का विजिट करेंगे, उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ अर्थ वाला टॉपिक भी देख लीजिएगा। ओके, आगे हमारे पास 5.11 क्वेश्चन है। 5.11 क्वेश्चन है कि कैन यू डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून। कहता है कि क्या आप मून का मास फाइंड कर सकते हैं। फर्ज किया कि ये हमारे पास मून है, ठीक है। ओके, तो कहता है कि इफ यस, अगर मालूम कर सकते हैं
देन व्हाट डू यू नीड टू नो, तो आपको जो है ना वो किस चीज़ के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको पता है बच्चों, हमने मैस ऑफ अर्थ वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो मैस ऑफ अर्थ होता है वो बराबर होता है जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। ओके, अब ये है मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ मून कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल इसी फार्मूले से बच्चों। ई की जगह पे आपने क्या कर देना, सिंपल एम पुट कर देना है, और जी की जगह पे अब आपने जी नहीं लिखना, अब आपने लिखना है जी एम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जी की वो वैल्यू जो मून की सरफेस पे होगी। इसी तरह आपने आर स्क्वायर को लिखना है, बट यहाँ पे एम भी लिख देना है, क्योंकि अब हमें जो है ना वो मैस ऑफ मून फाइंड करने के लिए मून का रेडियस पता होना चाहिए, ये वाला रेडियस। ओके बच्चों, ठीक हो गया, मून का रेडियस ये वाला। उसके अलावा बच्चों जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, आपको पढ़ाई हुई है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इन तमाम वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो आपके पास मैस ऑफ मून आ जाएगा। तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ मून, द रेडियस ऑफ मून एंड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब हम करते हैं 5.12 क्वेश्चन को। Why does the value of g vary from place to place? बच्चों उसने पूछा है कि g की वैल्यू क्यों वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से करना है कि हमारे पास जो g की वैल्यू है वो कब वेरी करती है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो फर्ज किया ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है। ओके, अब आप अर्थ की सरफेस से इस आल्टीट्यूड h के ऊपर है फर्ज किया, तो अब आपके लिए जो g की वैल्यू होगी ना इस हाइट h पे, वहां पे वो बच्चों कम हो जाएगी। जी एच उसको हम कह देते हैं, वो कितनी होगी वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आपको वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है कि जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम एक जनरल फार्मूला यूज कर लेते हैं। चलो, g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर है आपने बोलना है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड अस। फर्ज किया कि हम अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से वो उतना ही होगा जितना अर्थ का रेडियस है। फर्ज किया ये अर्थ का सेंटर है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा अर्थ का रेडियस। ठीक है, ओके, ये चारों तरफ बराबर होता है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया अर्थ का रेडियस। अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये वाला यहाँ से इतना डिस्टेंस था हमारा अर्थ के लिहाज से, अर्थ के सेंटर से, जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे तो आल्टीट्यूड बढ़ेगा, यानी हाइट बढ़ेगी हमारी, तो उसकी वजह से फिर ये वाला यहाँ से लेके हमारे तक डिस्टेंस बढ़ेगा। फर्ज किया हम वहाँ पे चले गए, तो अब ये डिस्टेंस बढ़ के कितना हो जाएगा, अब ये डिस्टेंस बढ़ के हो जाएगा टोटल इतना इतना। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से तो कम है, तो जब डिस्टेंस बढ़ता है, जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर g की वैल्यू कम हो जाती है। बच्चों आपने लिखना है कि एज वी मूव अपवर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड अस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन आल्टीट्यूड, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब as we move downward due to decrease in height or altitude age, the distance between us and the earth decreases also। तो जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फिर g की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए अर्थ की सरफेस पे g की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और किसी आल्टीट्यूड एज पे g की वैल्यू कम होती है। ओके, तो ये आपने लिख देना इस क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5.13 है, एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ g वेरीज विद आल्टीट्यूड। तो बच्चों ये आपको अभी बता दिया है। ठीक है, आप इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ओके, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्लीट। आगे हम 5.14 करते हैं क्वेश्चन, जिसमें उसने पूछा हुआ है कि व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बच्चों आपने बताना है कि साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस। साइंटिस्ट ने स्पेस में बहुत से ऑब्जेक्ट्स को सेंड किया हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं अर्थ के अराउंड
रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे ऐसे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट उस ऑब्जेक्ट को बच्चों बोलते हैं जो अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है। आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टॉपिक में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आगे बच्चों हमारे पास 5.15 क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह से हमारी हेल्प करता है सैटेलाइट की मोशन के बारे में जानने के लिए। तो आपको पता है कि आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि जैसे ही सैटेलाइट अर्थ के नियर सर्कुलर ऑर्बिट में आता है तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगता है सैटेलाइट पे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास सैटेलाइट है उसे एक नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स मिलती है जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, और उस वेलोसिटी को, उस नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स की वजह से जो पैदा होने वाली वेलोसिटी है सैटेलाइट की, उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसलिए हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है हमारे लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट की मोशन या उसकी स्पीड के बारे में हमें बताता है। ओके, आगे हमारे पास 5.16 on what factors the orbital speed of a satellite depends। बच्चों उसने पूछा है कि किन फैक्टर्स पे ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की डिपेंड करती है। तो जैसे कि वहां पे ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला लिखा हुआ है VO = √GHR+h। तो आपने बताना है कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h, ठीक है। और ये जो r+h है ये है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ अर्थ। तो इन दो चीजों पे ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों हमारे पास 5.17 क्वेश्चन है आगे कि व्हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनड एट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, यानी जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्टेशनरी क्यों होते हैं, ठीक है, हमें रुके हुए क्यों नजर आते हैं। तो ये आपको लास्ट जो प्रीवियस लास्ट टॉपिक से जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें पढ़ाया हुआ था बड़ी डिटेल से कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो इसलिए हमें स्टेशनरी नजर आते हैं क्योंकि वो अर्थ के लिहाज से रिलेटिव मोशन में होते हैं और उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है अर्थ के लिहाज से वो जीरो होती है, ठीक है। ओके, और जैसे ही हमें वो सैटेलाइट नजर आते हैं, फर्ज किया यहाँ भी हमें सैटेलाइट नजर आ रहा है तो वहाँ भी अगर उसकी वो डिश या एंटीना वगैरह लगा हुआ है जहाँ से वो सिग्नल सेंड रिसीव करता है, तो जैसे जैसे वो रिवॉल्व करेगा वो उसकी जो डिश है वो हमें ऐसे ही नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो एंगल या डिग्री है वो चेंज कर लेगा, नहीं बच्चों, वो हमें ऐसे नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। और जैसे जैसे बच्चों अर्थ ऑर्बिट करती है अपनी एक्सिस के गिर्द, उसी तरह सेम स्पीड के साथ जो सैटेलाइट्स होते हैं वो जो है ना वो अर्थ के अराउंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट करते रहते हैं। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी अर्थ के लिहाज से जीरो होती है और वो अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। उनकी जो डिश होती है वो हमें ऐसे ही नजर आती रहती है हर टाइम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सैटेलाइट है ये तो यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, ये तो अपनी पोजीशन ही तब्दील नहीं कर रहा। ओके, ठीक है तो बच्चों यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बच्चों पढ़ाए हैं इस टॉपिक के उसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए